हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम अरुणिमा, एक्स मैनेजर सिडबी। एंड आज जो हमने आर्टिकल लिया है उसका टाइटल है बी वेरी ऑफ एक्सपोर्ट्स। यहाँ पे वेरी का क्या मतलब हो गया? केयरफुल। तो इसमें जो कार्बन एमिशंस होते हैं जो हम गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं उस दौरान, उसके बारे में राइटर का कहना है कि हम एक्सपोर्ट जब करते हैं तो हमें इसके लिए केयरफुल रहना चाहिए। देखते हैं डिटेल में। The growing consumption in rich countries has come at a cost for developing countries such as India. कैसे देखते हैं? The uncertainties in the global economic environment, significantly driven by Russia's invasion of Ukraine and the resultant sanctions on Russia by the West, along with Sri Lanka's ongoing struggles to stay afloat amidst a deepening crisis, have all been believed to have created export opportunities for countries such as India. However, this well celebrated export spike needs to be viewed with a pinch of salt. पिंच ऑफ सॉल्ट पहले भी हमने देखा था, एक फ्रेज है। सो यहाँ पे कहते हैं कि ग्लोबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में जो अस्थिरता है, जो अनसर्टेनिटीज है, किसकी वजह से? जो रशिया और यूक्रेन में वार चल रहा है उसकी वजह से। दूसरा, श्रीलंका में जो क्राइसिस हुआ पिछले दिनों, आपने देखा कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ा अचानक से। और इसकी वजह से जो अनसर्टेनिटीज है, वहां पे ये लग रहा है कि यहाँ पे इंडिया जैसे कंट्रीज के लिए एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज है। हाउएवर, राइटर का कहना है, लेकिन ये जो एक्सपोर्ट स्पाइक है, एक्सपोर्ट में जो बढ़ोतरी है, उसको हमें कैसे देखना चाहिए? विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट। मतलब जैसा दिख रहा है बिल्कुल वैसे ही नहीं लेना चाहिए, उसके दूसरे एस्पेक्ट को भी देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो सामने से दिख रहा है पूरी पूरी तरह उसको ही अक्षरशः सत्य मान के हम उसको देखें, उसके दूसरे एस्पेक्ट्स को भी देखें। ओके। अब इस आर्टिकल में इन्होंने कार्बन एमिशंस एम्बॉडीड इन एक्सपोर्ट्स, कार्बन एमिशंस एम्बॉडीड, इसकी बात की है बार बार। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं, नहीं तो हमें ये आर्टिकल पूरी तरह समझ में नहीं आएगा। सो यहाँ पे मान लेते हैं, हम बात करते हैं इंडिया की और एक और कंट्री की। ठीक है, इंडिया है और एक दूसरी कंट्री है जिसको इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है। सो इंडिया ने कोई भी सामान मैन्युफैक्चर किया और मैन्युफैक्चर करते समय जो कार्बन यूनिट हुआ, कार्बन एमिट हुआ, वो 50 यूनिट हुआ, मान लेते हैं। लेकिन ये जो सामान था इसको इंडिया ने भेज दिया, एक्सपोर्ट कर दिया कंट्री बी को। तो एक्चुअली जो ये सामान है वो कंट्री बी ने उसको कंज्यूम किया, यूज किया, लेकिन जो कार्बन एमिशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? इंडिया में। सो इंडिया क्या हो गया? एक्सपोर्टर्स ऑफ कार्बन एमिशंस एम्बॉडीड प्रोडक्ट्स। लेकिन यहाँ पे एक बात ये भी है कि इंडिया कुछ गुड्स को इंपोर्ट भी करेगा, राइट? तो मान लो फिर वही सेम कंट्री, कंट्री बी में कोई चीज मैन्युफैक्चर हुई जिसमें कार्बन एमिट हुआ, मान लेते हैं 25 यूनिट, और वो इंडिया ने इंपोर्ट किया। ठीक है, तो अब जो नेट इफेक्ट आया वो कितना हुआ? 25 यूनिट। तो इंडिया माना जाएगा एक्सपोर्टर ऑफ दिस मच, 25 यूनिट। तो यहाँ पे नेट इफेक्ट को लेकर के, यहाँ पे आगे आपको जितना भी डेटा दिखेगा वो नेट इफेक्ट को लेकर के है। सो यहाँ पे कहते हैं कि 2019 में जो यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुआ था कोपेनहेगन में, वहां पे इंडिया एंड चाइना ने इस बात की चर्चा की थी, इस बात को उठाया था कि ज्यादातर जो गुड्स कंज्यूम किए जाते हैं डेवलप्ड कंट्रीज में, एक्चुअली वो मैन्युफैक्चर होते हैं डेवलपिंग कंट्रीज में। इसलिए जो कार्बन एमिशन है वो झेलना पड़ता है डेवलपिंग कंट्रीज को। ठीक है। सो और यहाँ पे कहते हैं कि इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर्स ऑफ कार्बन एमिशंस embodied products, and that there is a steady increase in the total carbon emissions embodied in exports. China is the largest exporter of carbon emissions embodied products, followed by US, Russia and India. ठीक है। अब कैसे कैलकुलेट होता है वो आपने देख लिया। अब यहाँ पे ये चिंता की बात है, इंडिया टोटल कार्बन एमिशन एक्सपोर्ट्स increased from 80.3 million tons at the time of it joining the World Trade Organization in 1995 to 426.1 million ton in 2018। कहता है कि इंडिया का जो कार्बन एमिशन एक्सपोर्ट है वो 80.3 मिलियन टन था। कब? जब इंडिया ने WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया था 1995 में, तब। और
2018 में 2018 में 80.3 से बढ़कर कितना हो गया है 426.1 इन 2018. The sharp increase in carbon embodied exports brought India closer to that of the US carbon emission exports. In the case of the US, carbon emission exports were more or less stagnant between 1995 and 2018. कहता है अब जो इंडिया का ये फिगर है 426.1 वो लगभग लगभग यूएस के इतना है. लेकिन गौर करने वाली बात ये है कि यूएस का जो ये एक्सपोर्ट था वो 1995 में भी इतना ही था. सो स्टैग्नेंट है. यूएस का 1995 से 2018 तक स्टैग्नेंट है. जितना 95 में था उतना ही लगभग आज भी है. लेकिन इंडिया का उस समय 80 मिलियन टन था और आज 426.1 मिलियन टन है. मतलब बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ा है. Net CO2 exports can be calculated by taking the difference between carbon emissions embodied exports and carbon emissions embodied imports, जो कि हम लोगों ने अभी चर्चा की. ठीक है, ये हमने डिटेल में देख लिया कि एक्सपोर्ट को माइनस करेंगे इंपोर्ट को और जो नेट इफेक्ट आएगा उसी से ये कैलकुलेट होगा. द स्ट्राइकिंग डिफरेंस बिटवीन चाइना एंड इंडिया इज दैट while China's net exports began to decline from 2007-8, net exports in India started to steadily increase in that period. तो चाइना यूएस इंडिया में क्या फर्क हो गया? यूएस का मोर और लेस स्टैग्नेंट है. चाइना का 2007-8 से धीरे धीरे कम होने लगा है, जबकि इंडिया का लगातार बढ़ता जा रहा है. In this slide mostly data है which is not of that much importance. ध्यान देने वाली बात यह है कि India's recent export performance has been attributed to petroleum products, electronics and chemicals. So किसकी वजह यहाँ पे बता रहा है किस वजह से ये जो एक्सपोर्ट है ये बढ़ता जा रहा है. पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड केमिकल्स की वजह से. Although net carbon emission exports have been declining in the case of chemicals and electronics as imports have been rising at a greater rate, the carbon emissions embodied exports of all these products have been steadily increasing over the years. कहता है इंपोर्ट भी हो रहा है, इसलिए नेट कार्बन जो नेट इफेक्ट है वो थोड़ा कम हो रहा है इन दो केसेस में, लेकिन ओवरऑल ये धीरे धीरे लगातार बढ़ता जा रहा है. For example, the domestic carbon emissions embodied exports of chemicals was only 2.1 million ton in 1995, which increased to around 9.8 million tons in 2018. Similarly, carbon emissions exports of electronics increased from 1.3 million ton to 8 million ton, and exports of petroleum carbon increased from 6.6 to 25.5 million tons during this period. So यहाँ पे उसका ब्रेकअप दे रहे हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स के, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. द नेट एक्सपोर्ट्स ऑफ कार्बन एमिशंस हैव आल्सो बीन इंक्रीजिंग इन द केस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स. Most developed countries are the net importers of polluted goods produced elsewhere, स्पेशली इन द डेवलपिंग कंट्रीज. कहता है कि ज्यादातर जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो जो भी सामान कंज्यूम करते हैं जिसको मैन्युफैक्चर करने में ज्यादा कार्बन एमिट होता है वो ज्यादातर सामान जो है डेवलपिंग कंट्रीज में ही मैन्युफैक्चर किया जाता है. सो एक्चुअली कार्बन एमिशन जो का बर्डन जो है डेवलपिंग कंट्रीज झेलते हैं, जबकि उन गुड्स को इस्तेमाल डेवलप्ड कंट्रीज करते हैं. द लार्जेस्ट नेट इंपोर्टर्स ऑफ कार्बन एमिशन इंटेंसिव गुड्स आर द यूएस, Japan and Germany. The US net carbon imports increased from 262 million tons in 1995 to 834.1 million tons in 2018. So यहाँ पे इंपोर्ट की बात कर रहा है. जो हमने कहा था कि लगभग बराबर लेवल पे है 95 से, वो हमने एक्सपोर्ट की बात की थी. The OECD member countries which are developed are net importers due to the stringent environmental measures adopted by the developed countries. Pollution-intensive industries show a tendency to relocate from developed countries to developing countries with the lowest environmental standards, weak enforcement of environmental standards in order to cut resource and labor costs, a phenomenon researchers term as pollution heaven hypothesis. Thus, developing countries that are lax in enforcing environmental policies eventually become a pollution heavens. कहते हैं यहाँ पे कि जो मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके यहाँ नॉर्म्स बहुत स्ट्रिंजेंट है, बहुत स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल मेजर्स अडॉप्ट किए गए हैं. वहाँ पे बहुत सारे गाइडलाइंस हैं जो उनको फॉलो करने पड़ते हैं ताकि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन ना हो. लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं. लोएस्ट एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स है, वीक इन्फोर्समेंट है, और इसकी वजह से जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ इस्तेमाल किए जाने वाले गुड्स
ज्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज में मैन्युफैक्चर होते हैं। और इसीलिए ये जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको एक टर्म यूज किया है यहाँ पे, पॉल्यूशन हेवन हेवन हाइपोथेसिस। तो ये क्या बन जाते हैं, पॉल्यूशन हेवंस बन जाते हैं, क्योंकि वो मैन्युफैक्चर करते हैं और इतना सारा पॉल्यूशन क्रिएट होता है। Here writer says one could possibly argue that an increased GDP as a result of expansion in export revenue can be utilized for improving the environmental quality. कहता है कि कोई कह सकता है कि आपका जब एक्सपोर्ट रेवेन्यू ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो ज्यादा आपको इनकम भी हो रही है और उस इनकम को आप यूज कर सकते हो अपने एनवायरमेंटल क्वालिटी को improve करने के लिए। As per the environmental Kuznets curve, there is an inverted U-shaped relationship between the income of a country and its environmental degradation। कहता है कि कुजनेट्स कर्व बताता है हमें कि इन्वर्टेड यू शेप रिलेशनशिप है किसमें, income of a country and its environmental degradation. This implies that as income increases, environmental quality begins to deteriorate but improves after some time। कहता है जैसे इनकम बढ़ती है, आप ज्यादा एक्सपोर्ट करने लगते हो तो आपका एनवायरमेंटल क्वालिटी में डिग्रेडेशन आता है, वो उतना अच्छा नहीं रहता। लेकिन एक लेवल पे जब इनकम आ जाता है, इनकम जब इतना बढ़ के एक लेवल पे आ जाता है तो फिर धीरे धीरे अब आप उन बातों पे भी ध्यान देने लगते हो जिससे कि आपका पॉल्यूशन लेवल सही होता है। However, there is no consensus across studies with respect to this possibility। कंसेंसस मतलब सर्वसम्मति, जिसके ज्यादातर लोग, ओपिनियन ऑफ मेजोरिटी, 10 लोग हैं उसमें से 8 लोग किसी बात के लिए सहमत हो रहे हैं तो हम कहेंगे कंसेंसस ये बना कि ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और एक सेंसस होता है, उससे आप कंफ्यूज ना हो, सेंसस जो जनगणना होती है। Coming to the exports of agricultural and food products, India is virtually exporting some of its depleting natural resources, such as water, through exports. India is the leading exporter of rice in the world market. Given that rice is a water intensive crop, India is indirectly exporting water to other countries। यहाँ पे राइस के बारे में भी कहते हैं कि जब इंडिया राइस इतना सारा एक्सपोर्ट करता है तो एक्चुअली राइस को उगाने में बहुत सारा पानी लगता है, जो कि एक स्कार्स रिसोर्स है। तो इनडायरेक्टली वो पानी भी इंडिया एक्सपोर्ट कर दे रहा है राइस के साथ। सो हियर इट इज टॉकिंग अबाउट ओवरऑल इम्प्रूवमेंट इन वाटर यूज एफिशिएंसी। इसके अलावा ये डेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। द वे फॉरवर्ड, द ग्रोइंग कंजम्पशन इन रिच कंट्रीज हैज कम एट अ कॉस्ट फॉर डेवलपिंग कंट्रीज सच एज इंडिया। सो कहता है कि रिच कंट्रीज में जो कंजम्पशन में बढ़ोतरी हो रही है, ग्रो हो रहा है, उसका एक कॉस्ट है और वो डेवलपिंग कंट्रीज, इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज कॉस्ट पे कर रही हैं। Countries have begun imposing an environmental tax to address a broad spectrum of environmental issues। So यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि कंट्रीज जो है अब एक environmental tax लगाना शुरू किया है कि जहां जहां जिन जिन चीजों को मैन्युफैक्चर करने में environment को हानि होती है। For example, in OECD countries, the tax roughly constitutes 2% of the GDP, while the environmental tax in India is around 1%. The tax as a percentage of GDP has marginally come down from 1.38% in 2005 to 1.07% in 2019. So, in order to ensure long-term sustainability, strict environmental measures need to be explored, such as revisiting the possibility of increasing the environmental tax, even though the short-run implications, especially on the trade front, may not be pleasant। कहता है कि ये जो प्रॉब्लम है, इतना पॉल्यूशन क्रिएट होता है इतने सारे गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में, इसके लिए सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंटल मेजर्स लेने की आवश्यकता है। और वो क्या होंगे कि रिविजिटिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्रीजिंग द इन्वायरमेंटल टैक्स, कि इन्वायरमेंटल टैक्स को बढ़ाया जाए। अब कहते हैं कि शॉर्ट टर्म में ये ऐसा लग सकता है, स्पेशली ऑन द ट्रेड फ्रंट, कि ये बहुत प्लेजेंट नहीं लगेगा, क्योंकि जब टैक्स देना पड़ेगा दैट मीन्स उनका जो टोटल प्रॉफिट होगा उसमें कमी आएगी। सिमिलरली, वाटर सेविंग पॉलिसीज दैट सीक टू इम्प्रूव द वाटर यूज एफिशिएंसी आर आल्सो द नीड ऑफ द आवर। कहता है वाटर सेविंग पॉलिसीज पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है। दोनों, वाटर सेव कैसे होगा और साथ ही साथ कैसे वो ज्यादा एफिशिएंटली यूज होगा, वो भी नीड ऑफ द आवर है, in order to promote sustainable production of rice and also safeguard food security in the country। इसलिए
कि हमारा राइस का जो प्रोडक्शन है सस्टेनेबल प्रोडक्शन जारी रहे और ऑल्सो फूड सिक्योरिटी सेफ गार्डेड रहे। मेरे ख्याल से आज आपने कुछ नई चीजें सीखी होगी। अगर पूरा 100% नहीं भी समझ में आए, फिर भी धीरे धीरे जितना आप समझ पा रहे हैं समझते चले। और जो भी वर्ड्स आपने देखे आपको मालूम ही होगा, अभी मैं वर्ड्स को अलग से डिस्कस नहीं कर रही हूँ, क्योंकि यू मस्ट बी नोइंग कि हमारे आई एग्जाम भी वेबसाइट पे हिंदू एडिटोरियल कॉर्नर पे आपको ये आर्टिकल के साथ ये वीडियो, साथ ही जितने भी यहाँ पे न्यू वर्ड्स मिले उनके मीनिंग्स, उनकी यूसेज, उनके सेंटेंसेस, वो सारा डिटेल में, और इससे रिलेटेड कुछ इंग्लिश के क्वेश्चंस जिसमें यही वर्ड्स यूज होंगे। जब आप ये वीडियो देखने के बाद वो सारा कुछ करोगे तो एवरी डे आपकी वोकेबलरी और आपकी जो रीडिंग स्किल है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव होती चली जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप जरूर लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और मैंने एक वर्ड मिला था हमें, कंसेंसस, सिंपल सा वर्ड वर्ड था। मैं चाहूंगी इसका मीनिंग या इसको आप कैसे इस्तेमाल करेंगे आप कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।